नमस्कार बच्चों। पिछली दशका में हमने प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानकारी हासिल की थी व्याकरण के अंतर्गत, और आज हमारी ऑनलाइन की दूसरी तासिका है जिसमें हम विराम चिन्हों का अध्ययन आज करने वाले हैं। ये जो विराम चिन्ह है यह हमारे 10वीं कक्षा में जो कृति पत्रिका आती है उसमें 1 अंक के लिए आपको विराम चिन्हों के नाम बताने के लिए कहे या वाक्य में विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल कीजिए, इसके लिए यह सवाल आ जाता है। तो आज हम विराम चिन्हों का अध्ययन करने वाले हैं। मैंने पहले ही फलक पर विराम चिन्ह और विराम चिन्हों के नाम यहाँ लिखे हैं। विराम चिन्ह सीखने से पहले ये जान लेना आवश्यक हो जाता है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। बच्चों, विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। रुकना या विश्राम लेना। हम बातचीत करते समय अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। हम बातचीत करते समय हम एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं ना, उस समय बल देने के लिए या दूसरों को समझाने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं। रुकने की इस प्रक्रिया को ही विराम कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना, विश्राम लेना। ठीक है। तो लिखते समय इस प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्ह दिए गए हैं जिसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। हम लिखते समय किसी जगह रुकते हैं या अपनी बात समझाने के लिए किसी बात पर बल देते हैं, बल देने के लिए थोड़ा सा रुकते हैं। तो जब हम वहां रुकते हैं, विराम लेते हैं, तो वह विराम किन्हीं चिन्हों के द्वारा हम दर्शाते हैं। उसी का अध्ययन आज हम विराम चिन्ह इसके अंतर्गत करने वाले हैं। उदाहरण के लिए देखो, मैं एक उदाहरण बता देता हूं। घोड़े को रोको, मत जाने दो। मैंने रोको की बात रुका हूं, यानी वहां क्या आ जाएगा, अल्प विराम आ जाएगा। ठीक है। घोड़े को रोको, उसे मत जाने दो। ठीक है। रोको पर मैंने रुका था, मैं थोड़ी देर रुका था, विराम लिया था, मैंने विश्राम किया था बोलते समय। लिखते समय हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। लिखते समय हम जहां विराम लेते हैं उस वक्त हम कुछ निश्चित समय के लिए रुकते हैं। तो इस प्रक्रिया को दर्शाने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का उपयोग किया जाता है, उसी को ही विराम चिन्ह कहते हैं। कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक, अब आप 10वीं के छात्र हो, आपने 5वीं से 9वीं तक पढ़ा है विराम चिन्ह, लेकिन फिर भी एक बार आवृत्ति के रूप में मैं उसे आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूं। विराम चिन्ह पहले आप लोगों को क्या करना है, चिन्ह लिखने हैं और विराम चिन्ह लिखने हैं। ठीक है। विराम चिन्ह को आप देखिए और उसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। इसका चिन्ह क्या है, विराम कितने, देखो मैंने यहाँ विराम 11 लिखे हैं। कितने लिखे हैं, 11 लिखे हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, योजक, विस्मय सूचक, इकहरा उद्धरण। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, इसका सविस्तर विवरण मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोहरा, उद्धरण, विवरण, कोष्ठक, लाघव। परीक्षा में क्या किया जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कृति पत्रिका में आप लोगों को सिर्फ चिन्ह दिए जाते हैं, उसका नाम लिखो कहने के लिए कहते हैं, तो किसी चिन्ह का नाम है तब आपको लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा चिन्ह दिया है तो ये पूर्ण विराम है, ऐसा है तो अल्प विराम है, ऐसा है तो अर्ध विराम है। समझ में आ रही है बात? या आपको वाक्य दिया जाएगा और उसमें बताया जाएगा आप लोगों को कि निम्नलिखित वाक्य पढ़ो और उसमें उचित विराम चिन्हों का इस्तेमाल करो। ठीक है। तो चलो पहला पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। बहुत आसान है, 5वीं से 9वीं तक हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैंने 10वीं में एक अंक के लिए है। एक अंक बहुत महत्वपूर्ण है।
देखिए विराम चिन्ह पहला है पूर्ण विराम। पहला क्या है? पूर्ण विराम। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर। जब वाक्य पूर्ण हो जाता है, वाक्य पूर्ण हो जाता है तो यह दर्शाने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। यह चिन्ह से दिखाते हैं कि वाक्य यहाँ पूरा हो गया है। कुछ शंका है क्या? मन में आशंका है? देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ, मराठी में बता रहा हूँ। जिथं वाक्य पूर्ण होते ते दाखवण्यासाठी वापरलेलं चिन्ह म्हणजे पूर्ण विराम। लक्षात आलं का? पाचवी ते 9वी पर्यंत शिकलोय आपण, तरी पण आपल्याला पुन्हा एकदा 9वीला आहे पूर्ण विराम। जहां वाक्य पूरा हो जाता है उसे दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है वो पूर्ण विराम है, उसका चिन्ह यह है। ठीक है, इसके आगे देखो दूसरा है अल्प विराम। कौन सा है? अल्प विराम। देखो पढ़ते या लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए हम जिस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं उसे अल्प विराम कहते हैं। अरे हाँ देखो, मैं एक उदाहरण के लिए बता देता हूँ, वाक्य बता देता हूँ। अरे हाँ देखो, उमा से कह देना मैं जल्दी आ जाऊँ। देखो मैं कहाँ रुका? पहले रुका अरे, अर्ध विराम। अरे हाँ अल्प विराम दिया। देखो फिर से अल्प विराम दिया। उमा से कहना मैं जल्दी आऊँ। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ। पढ़ते या लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए हम जिस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं उसे अल्प विराम कहते हैं। पढ़ते या लिखते समय हम थोड़ी देर रुकते हैं तो उसे दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं। आप लोगों को क्या करना है, मैं जैसे जैसे पढ़ाता हूँ सिर्फ वैसे ही लिखना है। पूर्ण विराम लिखो, उसके बाद उसका चिन्ह लिखो, बहियों में लिखो, मैं रुकता हूँ। उसके बाद अल्प विराम उसका चिन्ह लिखो। अभी लिखो, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, कुछ जल्दी नहीं है, थोड़ी देर रुकता हूँ। पूर्ण विराम ऐसे पोस्टर पर हो सकता, यहाँ चिन्ह लिखो, पूर्ण विराम लिखो, उसका चिन्ह लिखो, अल्प विराम लिखो, उसका चिन्ह लिखो। उसके बाद हम अर्ध विराम के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए मैंने पूर्ण विराम के लिए एक उदाहरण बताया था ना, और एक बता देता हूँ। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम। एक उदाहरण के लिए बता देता हूँ। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। उसके बाद ये चिन्ह आ जाएगा क्योंकि वाक्य पूरा हो गया है। उसके बाद मैंने लिखते देखो, उसके बाद अल्प विराम के लिए मैंने एक वाक्य बताया था, उदाहरण बताया था। कौन सा? अरे हाँ अल्प विराम। देखो अल्प विराम, 2 बार रुका हूं मैं। अरे हाँ देखो, सचिन से कहना मैं जल्दी आऊंगा। ठीक है, ये वाक्य मैंने लिखा। अब तीसरा है अर्ध विराम। बहुत ही आसान है अर्ध विराम, जहां अल्प विराम से ज्यादा अधिक समय हम रुकते हैं। देखिए मैंने अल्प विराम के बारे में बताया था कि बोलते या लिखते वक्त हम जहां थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो अल्प विराम का इस्तेमाल किया जाता है। अब अर्ध विराम के बारे में क्या कहूंगा मैं, इसकी व्याख्या मैंने क्या बता दी? जब अल्प विराम से ज्यादा समय हम जहां रुकते हैं तब अर्ध विराम का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही आसान है। अल्पविरामापेक्षा पण जास्त वेळ ज्या ठिकाणी आपण थांबतो त्या ठिकाणी अर्धविरामाचा उपयोग केला जातो। लक्षात येते का? हाँ लिहून घ्या, अर्धविराम चिन्ह लिहून घ्या। और एक बात बताओ, अल्पविराम से अधिक समय रुकते हैं और पूर्ण विराम से कम समय रुकते हैं
तभी अर्धविराम का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने और आसान करके बताया। अल्पविराम से ज्यादा समय रुकते हैं, पूर्ण विराम से कम समय रुकते हैं, तब वहां अर्धविराम का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। इसका उदाहरण मैं बता देता हूं। इसका एक उदाहरण बता देता हूं। सभा सोसाइटी में हम जाते हैं, पर लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना अच्छी बात है, अच्छी बात है। समझ में आ गया कि नहीं वाक्य? दूसरा वाक्य बोला कैसे होगा है, हित कैसे निकलेंगे? सभा सोसाइटी में हम जाते हैं, पर सभा सोसायटी में जाते हैं बघा, मी जाते हैं म्हणजे थांबलेला आहे, त्यानंतर अर्धविराम येणार. इथे काय येणार? अर्धविराम येणार. मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो, पर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो, तो बहुत कम बार इसका इस्तेमाल किया जाता है अर्धविराम. अब चलो प्रश्न सूचक चिन्ह. चौथा है प्रश्न सूचक. लिख लो. जिस वाक्य में कोई प्रश्न होता है या जब हम किसी को प्रश्न पूछते हैं, लिखते या बोलते वक्त, तब प्रश्न सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है. प्रश्न सूचक चिन्ह का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तब प्रश्न सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है. कौन बता सकता है? हाँ, कौन बता सकता है? हाँ ठीक है. तुम कहाँ जा रहे हो? बहुत सही बताया. क्या उसने क्या कहा? तुम कहाँ जा रहे हो? प्रश्न विचारलेला आहे, तिथे प्रश्न चिन्ह येणार. प्रश्न सूचक चिन्ह सोपं आहे, समजायला सोपं आहे. हा काय कठीण नाही. 5वी ते 9वी पर्यंत आपण शिकलोय. उजळणीमध्ये आपण ते शिकालोय. पुन्हा एकदा 1 मार्काला आहे म्हणून चुकून गलती से भी गलती ना हो, इसलिए इसके बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ. इसके आगे का लिखो. 5वां है योजक चिन्ह. लिखो वही में लिखो योजक चिन्ह. देखो बहुत ही आसान है. दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं. दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं. उसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं. छठा है विस्मय सूचक चिन्ह. विस्मय सूचक चिन्ह. देखिए विस्मय सूचक. देखिए जब कभी हमें आनंद होता है, हर्ष होता है, दुख होता है, शोक होता है, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए जो हमारे मनुष्य में जो भाव निर्माण होते हैं ना, पैदा होते हैं ना, उन भावों को दर्शाने के लिए विस्मय सूचक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है. विस्मय सूचक चिन्ह देखिए कैसा है. पूर्ण विराम के जैसे ही है, लेकिन नीचे एक बिंदी है ना. विस्मय सूचक चिन्ह. जब हम ज्यादा घबराते हैं, भयभीत हो जाते हैं या ज्यादा हर्ष उल्लासित हो जाते हैं, तो वो दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है उसे विस्मय सूचक चिन्ह कहा जाता है. यह है विस्मय सूचक चिन्ह. लिखो विस्मय सूचक चिन्ह, उसका यह चिन्ह है. 7वां है इकहारा उद्धरण. मराठी में त्याला सिंगल अवतरण तुम्ही म्हणता बा. एकेरी अवतरण चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह असं म्हणता तुम्ही. इथं इकहारा म्हणजे हिंदी में हम उसे इकहारा उद्धरण कहेंगे और दूसरा अवतरण का क्या बनना है? दोहरा उद्धरण कहेंगे. इकहारा उद्धरण चिन्ह ऐसे दिखाया जाता है, दोहरा उद्धरण चिन्ह ऐसे दिखाया जाता है. ये दोनों लिखो, इकहारा उद्धरण और दोहरा उद्धरण. इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब किसी बड़े व्यक्ति का नाम या उसका उपनाम, जैसे हिंदी साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला कहते हैं. उनका नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी, साहित्यिक है. लेकिन हम उनके उपनाम से जानते हैं. उपनाम कौन सा है? निराला. जब आप उपनाम लिखेंगे तब उसे इकहारा उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे.
यहाँ लिखेंगे निराला, सिंगल इकहरा उद्धरण में उसका नाम लिखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी न लिखते हुए जब हम उनका उपनाम लिखते हैं तब इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए फिर से एक बार मैं इसकी व्याख्या बता देता हूँ। किसी व्यक्ति के नाम या उसका उपनाम या पुस्तक आदि के नाम को लिखते समय हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। आपने बार बार पढ़ा है लेकिन फिर भी यह है दोहरा उद्धरण चिन्ह, ये भी लिखो दोहरा उद्धरण और उसका चिन्ह लिखो दोहरा उद्धरण चिन्ह। देखिए इसका इस्तेमाल कब करना है। कोई व्यक्ति जब बोलता है, किसी व्यक्ति का कथन होता है और वह कथन जो के क्यों लिखना है, कुछ उसमें बदलाव नहीं करने हैं, जसं आहे तसं लिहायचं त्या माणसाने सांगितलंय तसं। किसी व्यक्ति के जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उनका जो कथन होता है ना, उनका जो कथन है वो जो के त्यों जैसे कि तैसे जब हम लिखते हैं तब इसका दोहरा उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह यह है। एखाद्या माणसाने जे बोलले ना, जे आहे तसंच लिहितेच्या वेळेला लिहिताना आपल्याला दोहरा उद्धरण चिन्ह, डबल उद्धरण चिन्ह म्हणता मराठीमध्ये, दुहेरी उद्धरण चिन्ह हे आहे, त्यावेळेला याचा उपयोग केला जातो। उदाहरण एक समझो। मैंने पहले ही पूछ लिया था कि भोग क्या क्या लगेगा। भोग क्या क्या लगेगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह। मैंने पहले ही पूछ लिया था भोग क्या क्या लगेगा, काय काय सामान लागणार आहे, पहिलाच विचार। भोग क्या क्या लगेगा जसं आलेलं आहे तसंच लिहिलेलं आहे, ते दोहरा उद्धरण चिन्ह मध्ये लिहायचं आहे। लक्षात आलं? मी तुम्हाला फक्त शिकवायला येतो, उदाहरण उद्या आहे तुम्ही सोडून आणायचं। कल आते वक्त आपको क्या करना है, पूर्ण विराम के 2 वाक्य, अल्प विराम के 2 वाक्य, इन सभी चिन्हों के 2-2 वाक्य आपको बहियों में छुड़ा कर लाने हैं। ठीक है, तो चलो इसके आगे का है विवरण चिन्ह। बच्चों इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। विवरण चिन्ह को हम निर्देशक चिन्ह भी कह सकते हैं, क्योंकि विवरण किसे कहते हैं जब किसी वाक्यांश के बारे में हम कुछ विस्तार से कहने जाते हैं, या किसी पद की व्याख्या करनी हो, तो हम इस विवरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं व्याख्या लिखते समय। उसे हम निर्देशक चिन्ह भी कह सकते हैं। विवरण और निर्देशक में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन विवरण चिन्ह और निर्देशक चिन्ह एक ही है। विवरण का मतलब क्या है, इसकी व्याख्या मैं बता देता हूँ। जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो, या किसी पद की व्याख्या करनी हो, तो विवरण चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। विवरण चिन्ह इस प्रकार है। तो वही में लिखो विवरण चिन्ह। ठीक है, इसके बाद 10वें नंबर का है कोष्टक चिन्ह। यहाँ मैंने 2 कोष्टक चिन्ह लिखे हैं। पहला जो है वो ये है, ये एक कोष्टक है। कोष्टक हम 2 प्रकार से बनाते हैं। पहला ये कोष्टक है और उसके बाद दूसरा जो है ये है। ठीक है, कोष्टक 2 चिन्ह मैंने यहाँ लिखे हैं। कभी कभी कोष्टक हम ऐसे बनाते और ऐसे भी, मराठी में आप इसे कंस कहते हैं, कंस। ठीक है ना, उसी प्रकार कोष्टक चिन्ह, हिंदी में कोष्टक कहते हैं। कोष्टक चिन्ह मैंने 2 लिखे हैं यहाँ। कब लिखते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में पात्र के भाव को व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने क्या बताया, थोड़ा सा कठिन लग रहा है। देखिए मैं इसकी और एक व्याख्या बता देता हूँ कोष्टक चिन्ह की, जो बहुत ही आसान है। अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द या वाक्यांश को लिखने के लिए, देखिए अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द या
समानार्थी शब्द लिखने के लिए बहुत बार इसका इस्तेमाल किया जाता है कोष्टक में। एक ही बार इस्तेमाल व्याख्या में बता रहा हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल एक ही चीज़ के लिए नहीं किया जाता, अलग अलग है। देखिए, विज्ञापन युग का प्रभावी माध्यम अखबार। विज्ञापन युग का प्रभावी माध्यम अखबार मैंने लिखा है, मैं वाक्य लिख रहा हूँ, और बीच में अखबार के बाद मैंने कोष्टक किया है, और उसमें मैंने लिखा है वृत्तपत्र है। वृत्तपत्र लिया, कोष्टक पूरा किया और है लिखा। तो इसकी व्याख्या क्या होगी? मैंने अभी बताया कि नाटक का बताया था। जब आप नाटक पढ़ते हैं ना, हमने पढ़ा था 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में, ठीक है, उसमें भी बार बार आता था। देखिए, जैसे रामस्वरूप योजक चिन्ह, और कंस में चौंककर म्हणजे तो हे झालेलं आहे, आश्चर्यचकित झालेलं आहे, त्यावेळेस सुद्धा कंस वापरलेला आहे. नाटकामध्ये बिझनेस पूर्ण प्रश्नचिन्ह कंसात समझकर, तो बार बार इस कोष्टक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। नाटक में पात्र के भाव को व्यक्त करने के लिए भी कोष्टक का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने एक और बात बताई थी, सुधीर, एक और उदाहरण बता देता हूँ आसान होगा। सुधीर कोष्टक में नाराज होकर, कोष्टक में नाराज होकर घर से निकल गया। धीरज नाराज होकर, कंस में कोष्टक पूर्ण, मराठीत सांगतो बघा, धीरज नाराज होऊन, कंसात नाराज होऊन घरी परत गेला. आणि मगाशी वाक्य सांगितलं काय? विज्ञापन युग का प्रभावी माध्यम कोष्टक में अखबार है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए अथवा वाक्यांश को लिखने के लिए, वाक्य के अंश को लिखने के लिए दो बताया, और तीसरा क्रमांक या क्रम सूचक अक्षर समानार्थी शब्दार्थ लिखने के लिए भी इस कोष्टक का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर इस्तेमाल इसका भी नहीं होता। और 11 नंबर का जो है वो है लाघव चिन्ह। कौन बताएगा लाघव चिन्ह? आप बार बार लिखते हो, अगर देखिए कोई शब्द बहुत प्रसिद्ध है तो उसे बार बार लिखने के बजाय हम लाघव चिन्ह का इस्तेमाल कर उसे लिखते हैं। उदाहरण के लिए, मैं बार बार पंडित नहीं लिखता। मैं क्या करता हूँ, पंडित लिखता हूँ और यहाँ लाघव चिन्ह देता हूँ। वो आदमी पढ़ने वाला समझ जाता है, प का मतलब है पंडित। अगर कोई आदमी डॉक्टर है तो मैं बार बार डॉक्टर नहीं लिखता, डॉ करके उसे लाघव चिन्ह देता हूँ। वो आगे वाला समझ जाता है कि डॉ का मतलब यहाँ डॉक्टर है। तो यह जो बातें हैं, जो शब्द बहुत प्रसिद्ध होता है, उसे बार बार लिखने के बजाय हम लाघव चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पंडित के स्थान पर मैंने क्या किया, यहाँ लाघव चिन्ह दिया। डॉक्टर के स्थान पर क्या किया, डॉ लिखकर यहाँ लाघव चिन्ह का इस्तेमाल किया। थोडक्यात पहिलं अक्षर लिहिल्यानंतर लाघव चिन्हाचा उपयोग केला जातो। आता याच्यामध्ये समजायला काय अडचण आहे? कसं इसमें कुछ समझने के लिए आपको कोई कठिनाई हो तो मुझे बताइए। बहुत ही आसान है। मी उजळणी टाईप घेतलेला आहे विरामचिन्ह, तुम्हाला ते येतातच, पण तरी पण आपल्याला चुकून सुद्धा मार्ग जाऊ नये याच्यासाठी पूर्णविराम, वाक्य पूर्ण झाल्यानंतर अल्पविराम, वाक्यामध्ये थोडेसे वेळ थांबायचं असेल तर अर्धविराम, मराठीमध्ये समजावून सांगतो तुम्हाला, काय कुणाला कळायला अडचण आली असेल तर अर्धविराम, अल्पविरामापेक्षा थोडे जास्त वेळ थांबण्यासाठी आपण अर्धविरामाचा उपयोग करतो। प्रश्नसूचक, ज्या वेळेला आपण प्रश्न विचारणार आहे, तुम्ही कुठे चाललेला आहात, आप कहाँ जा रहे हो, तुम्ही मगाशी सांगितलं तसं प्रश्नसूचक। योजक चिन्हाच्या बद्दल तुम्ही काय सांगितलं, दोन शब्दांना जोडण्यासाठी योजक चिन्हासाठी खुद पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे, दोन शब्दांना जोडायला योजक चिन्ह इथं आलेलं आहे। विस्मय सूचक हर्ष, शोक, दुःख, करुणा, जे भाव व्यक्त करतात, भाव व्यक्त करण्यासाठी येणारं चिन्ह म्हणजे विस्मय सूचक। इकारा अवतरण चिन्ह म्हणजे
किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम या पुस्तक आदि के नाम को दर्शाने के लिए एकहरण उद्धरण का इस्तेमाल किया जाता है। दोहरा उद्धरण मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों के त्यों बताने के लिए या ज्यों को त्यों लिखने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। विवरण चिन्ह जब किसी वाक्यांश के बारे में हम अधिक विस्तार से लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं या किसी पद की व्याख्या करना चाहते हो, फिर विवरण चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। कोष्टक के बारे में मैंने आगे आपको बताया, लागों के बारे में बताया कि जो शब्द बहुत प्रसिद्ध होता है उसे बार बार लिखने के अलावा बजाय हम वहाँ लागू चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो शब्द बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं और पंडित समझ जाते हैं, डॉक्टर समझ जाते हैं। और कोई बता सकेगा ऐसे शब्द, ऐसे लागू शब्द? हाँ, अगर आप उत्तरी भारत में चले जाएंगे तो वहां ऐसे लिखते हैं, या सॉरी उप लिखते हैं, उपवी लिखते हैं। इसका मतलब उत्तर भारत के लोग समझ जाते हैं कि यह उत्तर प्रदेश के लिए लिखा गया है। उप का मतलब है उत्तर प्रदेश, यानी वह शब्द उस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध होता है। ठीक है, यहाँ पंडित, डॉक्टर जो पूरे भारत में इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए मैंने आप लोगों की, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। तो कल की तासिका में हमने प्रेरणार्थ क्रिया के बारे में जानकारी ली थी। आज की तासिका में हमने विराम चिन्हों का इस्तेमाल कैसे करना है तथा कब इसका इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में जानकारी हासिल की थी। आप शायद सोच रहे होंगे कि कक्षा 10वीं में पाठ पढ़ाने से पहले या कविता पढ़ाने से पहले मैंने इन दो व्याकरणों के पदों को क्यों लिया। तो मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, जब मैं पढ़ाता हूँ तो जब पढ़ाते वक्त प्रेरणार्थ क्रियाएं आ जाएंगी तब इसकी आवृत्ति जड़ से हो जाती है। समझ में आ रही है ना बात? पढ़ाते वक्त विराम चिन्ह आएंगे, मैं बार बार पूछूंगा आपसे ये कौन सा विवरण चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है, यहाँ क्यों आया है, तो इसकी भी आवृत्ति आपके दिमाग में चलती रहेगी। यानी ये जो दो अंक है ये आपको गलती से भी गलती नहीं होंगी। इसलिए मैं हर साल कक्षा 10वीं के छात्रों के सामने मैं हर साल प्रेरणार्थ क्रिया, विराम चिन्ह और सहायक क्रिया, ये तीन व्याकरण के भाग पढ़ाता हूँ। उसके बाद ही मैं पढ़ाने के लिए शुरुआत करता हूँ। आज के लिए इतना ही। कल के लिए आप लोगों की पढ़ाई क्या है, हर एक विराम चिन्हों के 2-2 वाक्य आपको बहियों में लिखकर लाने हैं। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं।